हेलो गाइस, वेलकम टू केमिस्ट्री कोर्स। अब हम लोग ट्वेल्थ की शुरुआत करने वाले हैं। तो ट्वेल्थ का पहला टॉपिक आता है सॉलिड स्टेट। तुमको याद होगा 11th में हमने गैसियस स्टेट देखा था और उसके बाद थोड़ा सा गैसियस स्टेट में ही एट द एंड ऑफ इट थोड़ा सा लिक्विड स्टेट का एक डिस्कशन था। अब जो हम लोग देख रहे हैं दैट इज सॉलिड स्टेट। ओके, लिक्विड स्टेट एज सच उसके ऊपर कोई चैप्टर नहीं है। बेसिकली देर इज अ चैप्टर कॉल्ड एज सॉल्यूशंस, तो हम सॉलिड स्टेट के बाद देखने वाले हैं, बट लिक्विड स्टेट के ऊपर स्पेसिफिकली ऐसा कोई चैप्टर नहीं है। थोड़ा सा डिस्कशन है जो गैसियस स्टेट में एट द एंड अपन डिस्कस करते हैं लिक्विड स्टेट का। सॉलिड स्टेट ये थोड़ा सा अलग है एज कंपेयर टू जो अपने स्टेट्स ऑफ मैटर आते हैं जैसे गैसियस स्टेट और लिक्विड स्टेट, उससे थोड़ा अलग है। इसमें काफ़ी ज़्यादा विजुअलाइजेशन लगता है इस चैप्टर में, तो थोड़ा इंटरेस्टिंग है। तो मैं कुछ सिमुलेशंस भी यूज़ करूँगा टू मेक यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर, तो होपफुली समझ में आएगा। सो विल गो विद दैट, बट इट्स ए इम्पॉर्टेंट टॉपिक। इसमें थोड़ा कंसेप्चुअली अंडरस्टैंडिंग भी है, न्यूमेरिकल्स भी आते हैं इसके ऊपर। ज़्यादा डिफिकल्ट न्यूमेरिकल्स नहीं होते हैं, बट अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर अंडरस्टैंडिंग अच्छे से हो जाती है, अच्छे से समझ में अगर आ जाता है ये चैप्टर, तो न्यूमेरिकल्स आर नॉट दैट डिफिकल्ट। थोड़े टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज तुमको थोड़ी सी दिक्कत जाएगी स्टार्टिंग में समझने में, लेकिन एक बार वो टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजी समझ में आ गए तो इट शुडंट बी अ प्रॉब्लम। तो देखो, सॉलिड्स जो है वो फॉर्म होते हैं व्हेन इंटर पार्टिकुलर फोर्सेस ये ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, इजंट इट? अगर इंटर पार्टिकुलर फोर्सेस अगर स्ट्रांग है तो जो पार्टिकल्स है वो लॉक हो जाएंगे उनके अपने पोजीशन में और दे कैन नॉट एस्केप। इसका मतलब दे विल बी इन अ सॉलिड स्टेट। तो ध्यान में रखना, जब हम किसी स्टेट में अगर कोई लिक्विड है या गैस है उसको कूल करते हैं तो इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू सॉलिड स्टेट। और बड़ा सिंपल सा प्रिंसिपल है, एट हाई टेम्परेचर दे हैव हायर काइनेटिक एनर्जी, और हायर काइनेटिक एनर्जी रहने की वजह से दे कैन एस्केप दिस इंटर पार्टिकुलर फोर्सेस एंड दे कैन बी आइदर लिक्विड्स और गैसेस। अब अगर हम टेम्परेचर कम करें तो उनकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो कम हो जाती है, and now they cannot escape this interparticular forces। मतलब interparticular forces dominate करने लगेंगे, and that's why they exist as solid। Understood है? So that's how temperature plays a role in changing the state of matter। Okay? Solids में interparticular forces ज़्यादा होते हैं। जो interparticular forces है they overcome the kinetic energy of the free particles and therefore उनका position जो है वो lock हो जाता है and they become in a solid state। Okay? Now there are two ways we can classify any solid। दो तरीके से हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं सॉलिड्स को। एक तो सॉलिड्स जिनमें सॉलिड पैक है। सॉलिड पैक मतलब कि जो पार्टिकल्स है वो किस तरह से अरेंज्ड है, ओके, उसके हिसाब से उनको क्लासीफाई किया जा सकता है। ओके, सो हाउ दिस पार्टिकल्स आर अरेंज्ड, ओके, उस हिसाब से। दूसरा क्लासिफिकेशन स्कीम होता है बेस्ड ऑन नेचर ऑफ फोर्स। ये दोनों क्लासिफिकेशन स्कीम्स हम देखेंगे और उनके एग्जांपल्स भी देखेंगे, तो थोड़ा ध्यान से देखो इसको। ऑलराइट, तो पहला है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सॉलिड पैक। ओके, तो दो टाइप के सॉलिड्स हम डिस्कस करते हैं इसमें। एक होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड और दूसरा होता है एमॉर्फस सॉलिड। ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड, इनका डिफरेंस समझना जरूरी है। और उसके बाद जो हम डिस्कशन करेंगे वो सिर्फ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का ही डिस्कशन करेंगे, अमॉर्फस सॉलिड्स का डिस्कशन नहीं करते। और एट द एंड ऑफ इट तुमको पता चल जाएगा कि क्यों हम अमॉर्फस सॉलिड्स का डिस्कशन नहीं करते, क्यों क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का ही डिस्कशन करते हैं। ठीक है ना? तो देखो, क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स वो होते हैं जिनमें जो पार्टिकल्स है वो रेगुलरली अरेंज्ड है। ओके, इनमें एक रेगुलर डिफाइनाइट अरेंजमेंट होता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप सोडियम क्लोराइड ले लो, सोडियम क्लोराइड सॉल्ट है तो उसमें आयनिक पार्टिकल्स है, सोडियम आयन है और क्लोराइड आयन है। अगर इनका हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो तुमको दिखेगा देयर इज अ डिफाइनाइट रेगुलर अरेंजमेंट, रिपीटिंग पैटर्न मिलता है इसमें अपने को। उसको अपन बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है ना? सो एट माइक्रोस्कोपिक लेवल क्या होता है? देयर इज अ रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। नाउ रिमेंबर, these particles can either be atoms, molecules or ions। ठीक है ना? तो these particles can either be atoms, molecules or ions। तो हम लोग सिर्फ एज अ किसी भी सॉलिड के लिए पार्टिकल ही डिफाइन करेंगे, सो दैट पार्टिकल कैन बी either any of this। अंडरस्टूड? बिकॉज ऑफ द रेगुलर अरेंजमेंट, तो ये पैटर्न रिपीट होते जाता है, इसीलिए इनको स्टडी करना ज्यादा आसान है, बिकॉज पैटर्न इज रिपीटिंग, और इसलिए इनको स्टडी करना आसान है। और इसीलिए हम सिर्फ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को ही स्टडी कर रहे हैं इस चैप्टर में। ओके, और बिकॉज रिपीटिंग पैटर्न है,
डिफाइनाइट पैटर्न है, तो इसके वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट भी डिफाइनाइट रहेगा, ठीक है, शार्प मेल्टिंग पॉइंट रहेगा। जनरली क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट शार्प होता है, मतलब कि दे विल मेल्ट एट अ डिफाइनाइट टेम्परेचर, इसीलिए हम बोल रहे हैं डिफाइनाइट मेल्टिंग पॉइंट है, ओके। और उनके जो एजेस होते हैं शार्प होते हैं एट मैक्रोस्कोपिक लेवल, फाइन या शार्प एज रहेगा एट मैक्रोस्कोपिक लेवल। इस तरह से अपन डिफाइन करते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को कि दे हैव रेगुलर अरेंजमेंट, ओके, उसके वजह से रिपीटिंग पैटर्न मिल रहा है, और रेगुलर अरेंजमेंट रिपीटिंग पैटर्न रहने की वजह से उनका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो डिफाइनाइट होता है, शार्प एजेस मिलेंगे, और भी काफी प्रॉपर्टीज है जो अपन आगे देखेंगे, ओके। और सेकंड टाइप ऑफ सॉलिड्स होते हैं एमॉर्फस सॉलिड्स। एमॉर्फस सॉलिड्स में रैंडम अरेंजमेंट होता है, और ये एक बिग डिफरेंस होता है इन क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमॉर्फस सॉलिड। अमॉर्फस सॉलिड में रैंडम अरेंजमेंट है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में रेगुलर अरेंजमेंट है, एंड दैट्स मेक द होल डिफरेंस, और इनकी वजह से इनकी प्रॉपर्टीज अलग होती है। अब रैंडम अरेंजमेंट रहने की वजह से इनका पैकिंग कैसा रहेगा, इर्रेगुलर पैकिंग रहेगा, मतलब यू कैन ड्रॉ एनीथिंग बेसिकली, okay, this is going to be like a amorphous solid, random arrangement of particles। अगर तुम देखोगे ठीक से इसको, so it may basically look like a liquid state of any matter that is just froze, ठीक है ना। अगर मैं लिक्विड लेता हूं और उसको फ्रीज कर देता हूं, जैसे अपन स्टैच्यू करते हैं ना, गेम खेलते हैं, तो अगर मैंने लिक्विड ले लिया उसको फ्रीज कर दिया एट दैट पर्टिकुलर इंस्टेंस, तो मेरे को दिखेगा कि जो पार्टिकल्स है दे आर वेरी रैंडमली अरेंज्ड, ठीक है ना। कहीं पैटर्न दिख रहा है, कहीं बिल्कुल पैटर्न नहीं दिख रहा है, इसको अपन रैंडम अरेंजमेंट दिख रहा है, और पैटर्न कोई भी पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा है। एंड दैट्स व्हाई अगर अपन अमॉर्फस सॉलिड्स को देखें एट माइक्रोस्कोपिक लेवल, दे विल लुक लाइक अ लिक्विड स्टेट दैट हैज बीन फ्रोजन, ओके। सो दैट इज द डिफरेंस इन अमॉर्फस सॉलिड एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड में रेगुलर अरेंजमेंट है, सो अगर क्रिस्टलाइन सॉलिड देखे तो देयर इज गोइंग टू बी लाइक अ लाइन ऑफ पार्टिकल्स इस तरह से। So this is what we call as a crystalline solid। Definite pattern है, regular pattern है, और यहाँ पे there is a irregular indefinite pattern। So इसके वजह से इसकी property अलग रहेगी, और because irregular pattern है तो इनका जो melting point है ये definite नहीं रहेगा, ये sharp नहीं रहेगा, ये एक range में रहेगा, okay? तो range में melt होंगे वो, so they will not melt at a specific point। Ice for example, ice, is it a crystalline solid or amorphous solid? If you look at the melting point of ice, हम क्या बोलते हैं, melting point of ice is 0 degree। हम लोग रेंज में डिफाइन नहीं कर रहे हैं, डेफिनेट बता रहे कि इट इज a 0 degree। सो इसका मतलब क्या हो गया कि वाटर इज अ क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है ना। तो लेकिन इफ यू टेक ग्लास फॉर एग्जांपल, ओके, अगर ग्लास लेते हो, और आपने अगर कभी देखा होगा ग्लास को जैसे मेल्ट करते हैं ओवन में या फर्नेस में डालते हैं ना ग्लास को बनाने के लिए, so it doesn't melt like water melts, है ना, या फिर ice melts, it doesn't melt like that, it melts over a range, alright। ये धीरे धीरे सॉफ्ट होते जाएगा, फिर धीरे धीरे मेल्टिंग शुरू होगी उसकी, और जो टेम्परेचर डिफरेंस होता है फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द मेल्टिंग टू द एंड ऑफ द मेल्टिंग, ये डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है, तो ये ओवर अ रेंज मेल्ट हो रहा है। सेम थिंग विथ प्लास्टिक। प्लास्टिक को तुम गर्म करो तो क्या होगा, प्लास्टिक को गर्म करने से इट विल स्टार्ट मेल्टिंग, इट विल बिकम सॉफ्ट, but it doesn't melt। The melting process is just started, soft होते जाएगा, धीरे धीरे ये melt होते जाएगा, and at particular temperature it will probably melt and it will also boil, that is a different thing। but जो melting point है that is not definite, एक range में मिल रहा है अपने को। तो इस तरह से अपन define करते हैं crystalline solids को and amorphous solids को। I hope कि ये जो difference है between crystalline solid and amorphous solid ये तुमको समझ में आया। So जो थर्ड टाइप का सॉलिड होता है that is called as polycrystalline solid। They are very less common, और ये बहुत ज़्यादा रेगुलरली हमको दिखते नहीं है, इसलिए इनकी अपन स्टडी नहीं करने वाले, इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते, दैट्स ऑल। तो अगर समझना है तो दे आर एक्चुअली इंटरमीडिएट इन नेचर बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस, ठीक है, दोनों के बीच के होते हैं, मतलब दोनों तरह का अरेंजमेंट होता है इनमें, अमॉर्फस अरेंजमेंट भी होता है और क्रिस्टलाइन अरेंजमेंट भी होता है, मतलब रेगुलर भी है इर्रेगुलर भी है। ये देखो किस तरह से होता है कि सबसे पहले तो दे आर एग्रीगेट्स ऑफ लार्ज नंबर ऑफ क्रिस्टल्स और ग्रेन्स, एग्रीगेट्स है, बंच है बेसिकली, और ये जो है ये एग्रीगेट्स रेगुलर है, ओके, दे आर सिमिलर इन नेचर, लेकिन इनका अगर ओवरऑल अरेंजमेंट अगर अपन देखें तो दे आर गोइंग टू बी इर्रेगुलर एंड रैंडम। सो बेसिकली वी हैव दिस एग्रीगेट्स और बंच ऑफ दिस क्रिस्टल्स, और ये बंच रेगुलरली अरेंज्ड है,
लेकिन ओवरऑल में ये बंच जो है दे आर रैंडमली अरेंज्ड। ओके, सो दीज टाइप ऑफ सॉलिड्स आर कॉल्ड एज पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है, इनके बारे में अपने को सिलेबस में ज्यादा कुछ नहीं है, सो वी आर नॉट गोइंग टू लुक एट देम इन डिटेल। अब देखो हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है और अमॉर्फस सॉलिड है। पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड्स वी आर नॉट लुकिंग एट देम। सो अमॉर्फस और क्रिस्टलाइन का डिफरेंस देखते हैं। सो सबसे पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सो ये है क्रिस्टलाइन सॉलिड, दिस इज एक्चुअली अ ग्लास स्ट्रक्चर, SiO2 है, दैट्स एक्चुअली अ ग्लास। तो ये क्रिस्टलाइन सॉलिड का स्ट्रक्चर है एंड दिस इज अमॉर्फस सॉलिड। ओके, अब देखो क्रिस्टलाइन सॉलिड में सबसे पहली चीज जो हमको दिखेगी वो ये कि दे आर अरेंज्ड रेगुलरली। इनका पार्टिकल का जो अरेंजमेंट है वो रेगुलर है। इसमें सिलिकॉन है और ऑक्साइड है, ऑक्सीजन है। सो बड़ा वाला पोर्शन जो है रेड वाला दैट इज ऑक्सीजन और ये छोटा ब्लू डॉट जो है दैट इज सिलिकॉन। ओके, सिलिकॉन की वैलेंसी 4 की होती है, रिमेंबर इन अ कार्बन फैमिली। तो ये 2 डायमेंशन में देख रहे हैं अब देख रहे हैं अपन, इसलिए इसमें 3 ही बॉन्ड दिखेंगे, बट इमेजिन अ लेयर अबव इट एंड बिलो इट। सो इस तरह से इनका 4 बॉन्ड बनेंगे। ठीक है ना, दिस इज SiO2, राइट, एंड इफ यू लुक एट इट इट्स वेरी रेगुलरली अरेंज। कहीं से भी अगर मैं एक लाइन अगर ड्रॉ करता हूँ, सो इफ आई ड्रॉ अ लाइन एंड यू कैन सी दैट आई प्रीटी मच गेट सेम पार्टिकल्स इन एनी स्ट्रेट लाइन। जैसे यहां से अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, प्रीटी मच सेम पार्टिकल्स आई गेट इन एनी लाइन। तो रेगुलर अरेंजमेंट आ रहा है, इसके वजह से पॉसिबल है। ऑलराइट, दैट इज अ क्रिस्टलाइन सॉलिड। नाउ इफ यू लुक एट अमॉर्फस सॉलिड, दैट इज रैंडम अरेंजमेंट। एग्जाम्पल्स है ग्लास, रबर, दीज आर अमॉर्फस सॉलिड्स। ये पर्टिकुलर अरेंजमेंट जो है दैट इज टिपिकल ग्लास। ठीक है ना, टिपिकल जो अपन जो ग्लास यूज करते हैं दैट इज अमॉर्फस सॉलिड। ठीक है, रिमेंबर ग्लास को सुपर कूल्ड लिक्विड भी बोलते हैं, दैट्स बिकॉज लिक्विड के जैसा ही इसका स्ट्रक्चर है। इसेंशियली जब हम ग्लास बनाते हैं तो इसको जल्दी से कूल करते हैं। ओके, बड़ा रैपिड कूलिंग करते हैं। इसके वजह से जो पार्टिकल्स है दे डोंट गेट टाइम टू गो टू देयर स्पेसिफिक पोजीशंस। ओके, और स्पेसिफिक पोजीशंस पे न जाने की वजह से हमको इरेगुलर अरेंजमेंट मिलता है ग्लास में। दैट्स व्हाई इट हैज अ स्ट्रक्चर दैट लुक्स लाइक अ लिक्विड एट माइक्रोस्कोपिक लेवल। इसीलिए इसको क्या बोल रहे हैं, सुपर कूल्ड लिक्विड। दिस इज ऑल्सो अ ग्लास, लेकिन दिस इज अ क्वार्ट्ज ग्लास। क्वार्ट्ज ग्लास जो होता है that actually forms naturally over a very long period of time. It has a structure that looks like a diamond. तो that's why जो अपने जो मनी या जेम्स जो होते हैं these are basically quartz, alright? एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट से बने हुए हैं, तो they look like diamond basically. उनकी प्रॉपर्टी भी थोड़ी बहुत डायमंड से मिलती है। They are also glass, but they are quartz glass. Okay? इसके क्वार्ट्स के कुछ ग्लास के यूटेंसिल्स भी बनते हैं। आई थिंक जैसे शैंपेन ग्लास जो होता है दैट इज मेड फ्रॉम क्वार्ट्स, और एटलीस्ट उसमें सम प्रोपोर्शन ऑफ क्वार्ट्स होता है। सो इसमें मेटालिक टिंज होता है बेसिकली, राइट, बिकॉज रेगुलर अरेंजमेंट की वजह से मेटालिक कैरेक्टर आ जाता है उसमें। सो ग्लास एक्चुअली हैज दैट मेटालिक कैरेक्टर। और शैंपेन ग्लास जब अपन चीयर्स करते इट हैज दैट मेटालिक वाइब मिलता है उसमें से। ओके, आई डोंट नो इफ यू हैव डन इट, आई नेवर हैव डन इट बिकॉज़ क्वार्ट्ज ग्लास आर वेरी एक्सपेंसिव। सो जनरली इसको यू नो शैंपेन वैम्पेन जैसे जो ड्रिंक्स होते हैं या वेरी एक्सपेंसिव वाइन्स उसमें क्वार्ट्ज ग्लास में उनको सर्व किया जाता है रादर देन रेगुलर ग्लास। आई थिंक जस्ट फैंसी। इससे टेस्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता ऑब्वियसली, बट यू नो दैट्स वन ऑफ द थिंग दैट रिच पीपल्स डू। आई होप यू अंडरस्टूड कि ये डायग्राम से काफी क्लियर है कि व्हाट डज क्रिस्टलाइन सॉलिड लुक लाइक एंड व्हाट डज अमॉर्फस सॉलिड लुक लाइक। इसके बाद जो हम देखने वाले दैट इज अ डिफरेंस बिटवीन द क्रिस्टलाइन एंड सॉलिड, एंड देन उसके बाद वी आर बेसिकली गोइंग टू पुट ऑल ओवर अटेंशन, ऑल ओवर फोकस ऑन क्रिस्टलाइन सॉलिड। ऑलराइट, अमॉर्फस सॉलिड की देखो स्टडी करना बड़ी मुश्किल है बिकॉज इट्स अ इरेगुलर अरेंजमेंट, इसलिए प्रॉपर्टीज भी इनकी रेगुलर नहीं है, isn't it? क्रिस्टलाइन सॉलिड की प्रॉपर्टीज कैसी होती है, रेगुलर होती है। सो वी कैन स्टडी इट मोर इफेक्टिवली। ओके, आसानी से स्टडी कर सकते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को। अंडरस्टूड है? So now let's look at the difference between crystalline solid and amorphous solid. ठीक है, तो सबसे पहले देखो शेप में क्या डिफरेंस होता है। शेप में सो ऑब्वियसली जो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देख रहे हैं तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का जो शेप होता है दैट इज रेगुलर और उसका ज्योमेट्रिक फॉर्म भी स्पेसिफिक होता है। एंड इफ यू कंपेयर दैट विद अमॉर्फस सॉलिड, इनका शेप डिफाइनेट नहीं होता।
ओके और इनका ज्योमेट्रिकल फॉर्म भी डिफाइनाइट नहीं होता है. सो इसेंशियली दे आर इरेगुलर इन शेप एंड देयर इज नो स्पेसिफिक ज्योमेट्रिकल फॉर्म. एज कंपेयर टू क्रिस्टलाइन सॉलिड दे आर रेगुलर इन शेप एंड दे हैव डिफाइनाइट ज्योमेट्रिकल फॉर्म. ओके इनका मेल्टिंग पॉइंट रेगुलर अरेंजमेंट की वजह से क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का मेल्टिंग पॉइंट क्लियरली डिफाइंड रहेगा, शार्प रहेगा. दैट्स व्हाट वी कॉल एज शार्प मेल्टिंग पॉइंट. एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे ही ये मेल्ट होगा. ओके जनरली एक आध डिग्री का डिफरेंस अपने को मिलेगा. दैट इज बेसिकली बिकॉज ऑफ एक्सपेरिमेंटल थिंग, राइट. एक्सपेरिमेंटल एरर की वजह से, क्योंकि हमारे इंस्ट्रूमेंट्स इतने परफेक्ट नहीं होते. सो यू विल गेट अ छोटा सा रेंज मिलता है, बट यूजुअली दे मेल्ट ओवर अ रेंज ऑफ 1 डिग्री और 2. दैट्स इट. ठीक है. एज कंपेयर टू अमॉर्फस सॉलिड दे विल मेल्ट ओवर अ बिग रेंज. ओके बड़े रेंज में मेल्ट होंगे. इसमें जो मेल्टिंग रेंज होता है दैट कुड बी 10-15 डिग्री का रेंज होगा या फिर उससे भी ज्यादा रेंज हो सकता है अमॉर्फस सॉलिड में. एंड द रीजन दे आर मेल्टिंग इज यू कैन थिंक इसमें बॉन्डिंग अलग अलग है, इजंट इट. हर जगह बॉन्ड अलग अलग है. तो ये हर जगह अलग अलग तरह में बॉन्ड एक जैसे है. ओके एक जैसा अरेंजमेंट है तो सारे बॉन्ड स्ट्रेंथ भी एक जैसे रहेंगे. अगर सारे बॉन्ड स्ट्रेंथ एक जैसे है तो इनका बॉन्ड ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी लगेगा वो भी एक जैसा रहेगा, isn't it? तो ये एक ही टेम्परेचर पे मेल्ट होंगे. एज कंपेयर टू अमॉर्फस सॉलिड दे विल मेल्ट एट डिफरेंट टेम्परेचर, क्योंकि अलग अलग टाइप के अलग अलग स्ट्रेंथ के बॉन्ड है. देखो कोई बॉन्ड छोटा है, कोई बॉन्ड लंबा है, इसका मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ अलग अलग आ रहा है, इसलिए अलग अलग टेम्परेचर पे मेल्ट होगा. ओके सो ये हो सकता है कि जैसे ये पोर्शन पहले मेल्ट हुआ, उसके बाद ये पोर्शन मेल्ट हुआ, फिर हम कंटिन्यूअसली हीट करते जा रहे हैं, रिमेंबर टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं. सो अलग अलग पोर्शंस मेल्ट होते जा रहे हैं जैसे जैसे अपन टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं अकॉर्डिंग टू द स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड. ओके फैक्टर इज कंप्रेसिबिलिटी. क्या हम कंप्रेस कर सकते हैं सॉलिड्स को? यस कंप्रेसिबिलिटी सभी कंपाउंड्स में होती है, लेकिन क्रिस्टलाइन सॉलिड में कंप्रेसिबिलिटी कम होती है और अमॉर्फस सॉलिड में कंप्रेसिबिलिटी ज्यादा होती है. सो बहुत कम होती है वैसे तो सॉलिड में कंप्रेसिबिलिटी, लेकिन अमॉर्फस में क्रिस्टलाइन से ज्यादा कंप्रेसिबिलिटी होती है. नेक्स्ट फैक्टर देख रहे हैं अपन, कटिंग विद अ शार्प नाइफ. अगर मैं क्रिस्टलाइन सॉलिड या अमॉर्फस सॉलिड को कट करता हूं शार्प नाइफ से, ओके तो हमको क्या मिलता है? एंड दिस इज हाइपोथेटिकल बेसिकली. ऐसा नहीं है कि हम लिटरली नाइफ लेके इसको कट कर रहे हैं, लेकिन देखो अरेंजमेंट अलग अलग, इजंट इट. तो अगर मैं क्रिस्टलाइन सॉलिड को अगर शार्प नाइफ से कट करता हूं तो मेरे को जो दो सरफेसेस मिलेंगे लेफ्ट और राइट वाले वो स्मूथ रहेंगे एट द एजेस, क्योंकि बॉन्ड एक जैसे कट होंगे, isn't it? लेकिन अमॉर्फस सॉलिड को अगर मैं कट करता हूं, अमॉर्फस सॉलिड को कट करता हूं तो मेरे को इरेगुलर शेप्स मिलेंगे, isn't it? यहाँ पे देखो एकदम से शार्प कट नहीं मिलेगा मेरे को. ओके थिंक अबाउट इट लाइक रबर. रबर को अगर तुम कट करने जाते हो तो यू डोंट एक्चुअली गेट अ शार्प कट. ग्लास को देखो, ग्लास जब ब्रेक होता है या कट करते हैं ग्लास को, सो इट डजंट कट इन अ रेगुलर पैटर्न. इसमें इरेगुलरिटी होती है, इसको थोड़ा बारकाई से देखना पड़ता है, लेकिन इट इज नॉट रेगुलर. इट डिपेंड्स अपॉन कहां से कट मिल रहा है तुमको उस हिसाब से. ऑलराइट, बट एज कंपेयर टू क्रिस्टलाइन सॉलिड यू गेट अ रेगुलर कट. ओके इन क्रिस्टलाइन सॉलिड यू गेट अ रेगुलर कट. ओके सो दे ब्रेक स्मूथ, दे हैव प्लेनर सरफेसेस और रेगुलर कट मिलेगा अपने को. ओके एज कंपेयर टू अमॉर्फस सॉलिड. देन व्हाट अबाउट हीट ऑफ फ्यूजन? हीट ऑफ फ्यूजन इज रिलेटेड टू मेल्टिंग पॉइंट. देखो मेल्टिंग पॉइंट इज शार्प और डिफाइनाइट है, मतलब हीट ऑफ फ्यूजन भी कैसा रहेगा? डिफाइनाइट रहेगा, शार्प रहेगा. मतलब एक स्पेसिफिक हीट अगर देते हैं तो इट विल स्टार्ट टू मेल्ट. हीट ऑफ फ्यूजन बोले तो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू मेल्ट 1 मोल ऑफ सॉलिड, isn't it? सो यहाँ पे डिफाइनाइट रहने की वजह से मेल्टिंग पॉइंट डिफाइनाइट रहने की वजह से हीट ऑफ फ्यूजन भी डिफाइनाइट है, एंड अमॉर्फस सॉलिड के लिए इट इज नॉट डिफाइनाइट. ओके बट नाउ इफ यू लुक एट दिस वन, okay, डायरेक्शनैलिटी. जैसे मैं अगर कोई प्रॉपर्टी मेजर करता हूं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के लिए, ओके लेट्स से आई एम मेजरिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. नाउ इट डिपेंड्स अपॉन इन विच डायरेक्शन आई एम मेजरिंग. जैसे मैं ये डायरेक्शन पे मेजर करता हूं, ये डायरेक्शन से मेजर कर रहा हूं, या फिर आई कैन मेजर इट इन दिस डायरेक्शन, इन दिस डायरेक्शन. ओके अलग अलग डायरेक्शन से अगर मैं मेजर करता हूं तो आई विल गेट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ दैट प्रॉपर्टी, isn't it? So my value will actually depend upon the direction in which I am measuring in crystalline solid. The reason for that, यहाँ पे regular arrangement है. Alright, ये थोड़ा सा उल्टा लगता है अपने को, isn't it? You think कि regular arrangement रहने की वजह से हर direction में similar property मिलनी चाहिए. But let me show you what I mean.
ओके अगर मान लो क्रिस्टलाइन सॉलिड में मैं इस तरह से कट करता हूँ, ये एक मेरा पहला कट है और इस तरह से कट करता हूँ. सो इफ यू लुक एट इट, both the cuts will give you different number of atoms on the line, isn't it? तो अलग अलग तरह का कट मिल रहा है मेरे को. तो यहाँ पे जो प्रॉपर्टी है that will depend upon the type of cut I am making. So the property will depend upon the direction in which I am measuring. ठीक है, इस टाइप के प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं अनिसोट्रॉपी. तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो है दे शो अनिसोट्रॉपी बिकॉज द प्रॉपर्टी विल डिपेंड अपॉन द डायरेक्शन इन विच वी आर मेजरिंग एज कंपेयर टू अमॉर्फस सॉलिड. अमॉर्फस सॉलिड में हमारे को देखो ऑन एन एवरेज द प्रॉपर्टी इज गोइंग टू बी आइडेंटिकल बिकॉज इट्स अ रैंडम अरेंजमेंट. और रैंडम अरेंजमेंट क्या होता है कि जितने भी एवरेजेस है वो इवन आउट हो जाते हैं, isn't it? तो ये तो छोटा सा पोर्शन है, बट यू जस्ट थिंक अबाउट मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स, isn't it? Arranged randomly. So it doesn't matter in which direction you go, you will encounter same number of particle, है ना? सेम नंबर ऑफ पार्टिकल मिलेंगे, तो इसके वजह से प्रॉपर्टी हर डायरेक्शन में सेम मिलेगी. इस तरह के प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं आइसोट्रॉपी. क्रिस्टलाइन सॉलिड्स शो अनिसोट्रॉपी एंड अमॉर्फस सॉलिड्स शो आइसोट्रॉपी. ये बात ध्यान में रखना है. अनिसोट्रॉपी का मतलब होता है प्रॉपर्टी will depend upon the direction and isotropy का मतलब होता है property will not depend upon the direction, it will be uniform in all direction. Understood है? तो ये होता है differences between crystalline and amorphous solid. Okay, ये एक रिव्यू क्वेश्चन है. Alright, क्वेश्चन को ठीक से पढ़ो. Why is latent heat of fusion well defined for crystalline solid? Okay, पूछा है कि latent heat of fusion या melting point in fact, why is it well defined for crystalline solid? तो वीडियो को सबसे पहले तो पॉज करो और इसको आंसर करो, इसके बाद मैं इसका आंसर बताता हूँ. ओके, होपफुली यू गॉट इट राइट. इसका आंसर है, देखो latent heat of fusion या melting point जो होता है crystalline solids के लिए well defined होता है. ओके, and the reason for that कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में जो बॉन्ड होते हैं वो सारे के सारे एक जैसे होते हैं, यूनिफॉर्म एनर्जी के होते हैं, आइडेंटिकल बॉन्ड्स होते हैं. अमॉर्फस सॉलिड्स में वो नहीं होता. अमॉर्फस सॉलिड्स में अलग अलग बॉन्ड्स होते हैं. मतलब बॉन्ड तो एक ही है, लेकिन अनयूनिफॉर्म अरेंजमेंट या इररेगुलर अरेंजमेंट की वजह से बॉन्ड्स आइडेंटिकल नहीं होते, उनमें थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है और इसीलिए उनका जो हीट ऑफ फ्यूजन है वो डिफाइंड नहीं होता, वेल डिफाइंड नहीं होता, स्पेसिफिक नहीं होता. ऑलराइट, with crystalline solid this is well defined. Understood? So next is we're going to look at another scheme of classification of solids based upon molecular forces. Okay, तब तक ये अच्छे से समझ लो. Clear? Alright, thank you very much. Bye bye.